हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त, ग्रेट। तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 में। तो आज का गोल लिखा हुआ है। क्या है गोल? टुडेज गोल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी बारे में बात करेंगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई। यूनिट वेक्टर को सबसे पहले देखो कैसे डिनोट करेंगे। यू से, यू मतलब यूनिट वेक्टर, ऊपर में टोपी पहना दिए, टोपी पहनाता है, डायरेक्शन को दिखाएगा ये वेक्टर। सबसे पहला बात है कि टोपी क्यों लगाए, जरूर कोई बात होगी। तो टोपी लगाने के पीछे कारण है कि वेक्टर तो बहुतों वेक्टर है, लेकिन उस वेक्टर में ये अलग टाइप से दिखता है, मतलब इसकी अलग पहचान बने, इसीलिए इसके ऊपर में टोपी लगा दी है। जैसे देखो पुलिसमैन देखे हो, आर्मी है, सबकी एक यूनिफॉर्म बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में भी अलग दिखे। जैसे पुलिसमैन है, वो भी तुम्हारे ही तरह अगर सिविल ड्रेस में रहेगा, वर्दी नहीं पहनेगा तो डर लगेगा उससे? बिल्कुल नहीं, कोई भी क्राइम कर देंगे हम लोग। यानी अगर वो ड्रेस में रहेगा, यानी टोपी लगा के रहेगा, ड्रेस में रहेगा, तो हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, जल्दी रूल को फॉलो करेंगे। यानी उसको अलग दिखने के लिए ड्रेस दिया जाता है। ये भी ड्रेस है वेक्टर का। क्या होता है यूनिट वेक्टर? तो बोलता है ऐसा वेक्टर, अंग्रेजी में अगर बात करूं, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट मतलब 1, इकाई। हिंदी में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। उसे ही हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? जैसे अगर u एक यूनिट वेक्टर है तो u का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? यस, 1 हो जाएगा। जैसे अगर बोलूं इफ n लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत है, n इज ए यूनिट वेक्टर अगर बोले, देन ये n का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब हम देखेंगे कि कुछ यूनिट वेक्टर स्पेशल होता है। स्पेशल यूनिट वेक्टर देखते हैं कौन सा यूनिट वेक्टर स्पेशल है। उस स्पेशल का नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग डिनोट करेंगे, देखो क्या चीज से, आई से, जे से एंड के से। ये स्पेशल टाइप का यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे से 90 डिग्री का कौन बनेगा? परपेंडिकुलर बोलेंगे। एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, उसी को बोलेंगे ऑर्थोगोनल। यहां पर आई जे के एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। जैसे यहां पर देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग आई बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में देखो एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हम लोग एक्स के तरफ ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब ये एक्स के ऊपर में टोपी लगा दी, इसका मतलब एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को स्पेशल नाम दे दिए हैं आई। उसी प्रकार से y के तरफ एक यूनिट वेक्टर जो होगा, y के ऊपर में टोपी लगा दिए और उसको बोल देंगे हम लोग j। उसी प्रकार से z के तरफ यूनिट वेक्टर जो होगा, z पे टोपी लगा दिए, z के तरफ यूनिट वेक्टर, वो बराबर हो जाएगा k।
क्लियर है बात? नहीं है क्लियर? आई है, क्या बोलेंगे आई को? आई को बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। लिख देता हूं मैं, इसको लिख देंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग मतलब के तरफ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? क्लियर है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। रुको, एक सवाल का जवाब दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लिख दें कि ये आई वाला यूनिट वेक्टर अब बराबर जे वाला यूनिट वेक्टर और बराबर के वाला यूनिट वेक्टर हो जाएगा? क्या तीनों बराबर हो जाएगा? तीनों तो यूनिट वेक्टर ही है, तो क्या तीनों बराबर हो जाएगा? तीनों तो यूनिट वेक्टर ही है ना, तो क्या तीनों यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर तो, यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बताए? मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये तीनों का, देखो इसके बारे में क्या तुमको आइडिया, ये आई जे इसका मतलब यूनिट वेक्टर हुआ ना, ये हो गया जे और ये हो गया के। इसके बारे में क्या इरादा है बोलने का? अच्छा ये तो तीनों का मैग्नीट्यूड हो गया, अच्छा ये तीनों बराबर हो जाएगा 1, लेकिन ये तीनों बराबर होगा क्या? ये तीनों बराबर कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन तीनों का डायरेक्शन बराबर नहीं है। यानी तीन यूनिट वेक्टर अलग अलग है तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन बराबर अगर हुआ तो वेक्टर यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा, और डायरेक्शन अगर सेम नहीं हुआ तो यूनिट वेक्टर सेम नहीं होगा। ये बहुत ही सुंदर हेडिंग लिखा हुआ है, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट मतलब कैसे, राइट टू राइट मतलब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है भाई? यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। यानी मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है ए और ये दिया हुआ है, और मुझे ए के ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए लिखना है। ए यहां पर क्या है? ए है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अब ये कैसे लिखना है, यानी इसी के बारे में हमको लिखना है। जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ, कैसे लिखा जाएगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? दिमाग थोड़ा लगाते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अच्छा एक बताओ, बात बताओ, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दिया जाए, अच्छा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही बोले सर, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी सीधा सीधा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर भागा दे देंगे तो वो उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। फंडा क्लियर है? तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बराबर इधर गुना करेंगे और गुना क्या होगा? ऐसे ऊपर में यूनिट वेक्टर। अच्छा यही हुआ मेरा फाइनल। एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या है ये क्या है? ये है एनी वेक्टर ए। क्या है? एनी
वेक्टर, ये एनी वेक्टर ए, कोई वेक्टर है ये कोई वेक्टर है ए है, और ये क्या है, ये है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बढ़िया से क्लियर है। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए है, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए। और यही बताएगा डायरेक्शन, पता है, ये डायरेक्शन बताता है, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन को बताता है। इसको ऐसे समझते हैं, ये अगर कोई वेक्टर है तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ और ये उस वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, यानी मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से गुना कर देंगे तो वेक्टर पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन लगा दिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रख देंगे ना तो वो वेक्टर पूरा का पूरा बन जाएगा। फंडा क्लियर है? यानी वेक्टर लिखना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड गुना उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। अब तुमसे एक छोटा सा मजेदार क्वेश्चन है, तुमसे इस सवाल का जवाब दो। अगर मैं बोलूं, नोट करके लिखना है इसको, नोट। अगर मैं बोलूं कि ये एक वेक्टर है डी, डी एक वेक्टर है, ये है 5 मीटर ड्यू ईस्ट। दूसरा वेक्टर है मेरा भी, और ये भी बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। और तीसरा वेक्टर है एफ, और ये एफ बराबर है 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और बताओ तो क्या, तो क्या डी बराबर वी अब बराबर एफ हो जाएगा ना, तीनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी 5 मीटर ईस्ट है, ये भी 5 मीटर ड्यू ईस्ट मीटर पर सेकेंड, और ये भी 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, तो क्या तीनों बराबर हो जाएगा? बोलो, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, सोचोगे तो जीतोगे। यस, याद रखना, सोचोगे तो टिकोगे और टिकोगे तो जीतोगे। याद रखना इस फार्मूला को। सोचो वीडियो को पॉज करके। क्या नहीं होगा बराबर? बिल्कुल सही। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि ये देखो, ये 5 मीटर है, और ये देखो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये देखो 5 न्यूटन है। सबका डायरेक्शन तो एक है, लेकिन सब अलग अलग टाइप का वेक्टर है। इसका मतलब वो तुलना जब भी करेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से करेंगे, फोर्स को फोर्स से करेंगे। ये 3 अलग अलग तरह का क्वांटिटी है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों बराबर कभी नहीं होगा और कदापि नहीं होगा। तो होगा क्या बराबर? ये देखो तो, डी के तरफ यूनिट वेक्टर और भी के तरफ यूनिट वेक्टर और ये एफ के तरफ यूनिट वेक्टर, ये हो गया। सब का सब क्या बन गया? सब का सब बन गया यूनिट वेक्टर अलोंग या ड्यू ईस्ट, ये बन गया सब। इसमें एक कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कि यूनिट वेक्टर हुआ, सब का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इतने 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर पर सेकंड हुआ, ये हो गया। तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक निकाल के दिखाता हूं। अगर हम डी के तरफ अगर एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मीटर ड्यू ईस्ट था, और इसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे ना, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर है। अच्छा, मीटर में मीटर कैंसिल हो गया, मीटर में मीटर कैंसिल हो गया, यानी यही हो गया 1 यूनिट। अब उसका यूनिट नहीं होगा, ड्यू ईस्ट। देखो मैग्नीट्यूड 1 हो गया ना,
मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन हो गया ईस्ट, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर और उसमें कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। इसको भी नोट करके लिखना है, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, यानी इसका मीटर या किलोमीटर पर सेकंड वगैरह मीटर यूनिट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यानी सब का सब सारे का यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा। तो समझ में आने वाली बात यह होगी जब दो वेक्टर या तीन वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये ए है, बहुत बढ़िया, और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, क्वेश्चन में बोलेगा कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ए इज अलोंग बी, कहता है इफ ए इज अलोंग बी देन ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा। दोनों का यूनिट वेक्टर बोले तो दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा सेम। फंडा क्लियर है बढ़िया से? यस। तो नेक्स्ट कुछ सवाल छोटा छोटा बना के देखते हैं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए ध्यान से, तबीयत से। अब देखो ये एक फोर्स है जिसका की मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो बोल रहा है ये फोर्स वेक्टर क्या होगा। जैसे देखो फोर्स है मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, बोलते हैं फोर्स वेक्टर क्या होगा। बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो अगर हमको लिखना है कि फोर्स वेक्टर क्या होगा तो क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, ऐसे मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और क्या करेंगे यूनिट वेक्टर लिख देंगे ऐसे। अच्छा ये देखो इस फोर्स का डायरेक्शन और एक्स एक्सिस एक ही तरफ है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, यहां पर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक ही है, यानी एफ का डायरेक्शन और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एक ही है। इधर जो यूनिट वेक्टर बोलता है उसको बोल दो आई बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है यही हुआ 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन तो क्लियर है, और एफ का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए सीधा सीधी इसको बोल देते हैं 5 न्यूटन आई। समझ में आया बात? अच्छा इसमें क्या अंतर है? डायरेक्शन का अंतर है। ये इधर के डायरेक्शन में और ये इधर के डायरेक्शन में, बोलेगा ये वेक्टर क्या होगा एफ बराबर, तो ये एफ बराबर बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड और एफ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो एफ का डायरेक्शन किधर है, यहां पर एफ का जो डायरेक्शन है वो माइनस आई के डायरेक्शन में, यानी आई इधर होगा तो इधर को माइनस आई लेना है। वेक्टर में याद रखना है डायरेक्शन को हो जाएगा, तो ये प्लस ए तो ये माइनस ए, ये प्लस आई तो ये माइनस आई। बहुत आसान है। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई। फंडा क्लियर है? अगला देखते हैं। तो पहले इसका काम तमाम कर ले। पूछ रहा है कि ये वाला वेक्टर क्या होगा, और यहां पूछ रहा है कि ये वाला वेक्टर क्या होगा। ये वाला वेक्टर मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। यहां भी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। मजा आ रहा है? फील आ रही है? फील मतलब क्या, यहां क्या देख रहे हो, यहां देख रहे हो तुम v का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, v का जो डायरेक्शन होगा वो y का जो डायरेक्शन होगा उधर है, और y का जो डायरेक्शन होता है उसी को तो हम लोग j बोलते हैं। सही है? अब देखो v बराबर बोलेगा वेक्टर v, अगर बात करेंगे तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड होगा खुद का, और वेक्टर v का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, कितना है मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट क्लियर? ओके यस सर। और v का डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस की तरफ, और y एक्सिस को हम लोग j बोलेंगे। तो बोलो यहां क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा v का मैग्नीट्यूड एंड v के डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर। तो v का मैग्नीट्यूड किधर होगा, कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किधर होगा, y का उल्टा -y यानी निगेटिव j। मजा आ रहा है, फंडा क्लियर है, फील आ रही है, फील आ रही है सर। तो देखते हैं अगला, इसको ठीक से समझना। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है 3 मीटर और इसको मैं a बोलूं, तो a को क्या लिखोगे बच्चा, a को डायरेक्ट बोलो, a को क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड में हो गया कितना, 3 मीटर। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, a का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। बहुत अच्छा। और a की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ, तो x एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे और वो यूनिट वेक्टर होगा I। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, x की तरफ फिक्स किया गया है कि I ही लेना है। उसी प्रकार से अगर हम बोलूं कि ये एक वेक्टर है 5 मीटर लंबा और नाम है b, तो इस b को बोलो क्या कहोगे। और एक बोल दूं मैं इधर c है, c, और ये है 4 मीटर। कोई बात नहीं, उल्टा हो गया, यहां 4 देना था, यहां 5 दे दिए, यहां 4 दे दें, चलो कर देता हूं। c बराबर यहां 5 मीटर है, कोई बात नहीं, c वेक्टर है। तो c वेक्टर को बनाना है, फील के साथ बनाओ, फील के साथ। तो a को अगर 3 मीटर I बोलेंगे तो b को क्या बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, 4 मीटर j बोल देंगे। यस सर। c को क्या बोलेंगे, c को क्या बोलेंगे, c को बोलेंगे 5 मीटर और डायरेक्शन हो जाएगा k के तरफ। समझ में आ गई बात। अब चलो यहां पर हम तुमको दिखाते हैं, ये x y z है। मान लेते हैं कि इधर हम चले, कितना चले, इधर हम मान ले चलते हैं 3 मीटर, O से चलते हैं a 3 मीटर, और फिर A से चलते हैं B, और हम चलते हैं, ये x बराबर 3 मीटर हो गया और y बराबर 4 मीटर हो गया, हम चल देते हैं। और B से चलते हैं, B से चलते हैं P पे, और ये Z बराबर 5 मीटर है मान लेते हैं। तो तुमको बताना है OA बराबर क्या होगा, OA बराबर, इस बार देखो ये किधर चले, डायग्राम को फील कर पा रहे हो, देखो ध्यान से कितना सुंदर बनाया हुआ। ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। तो 3 मीटर किधर चले, ओ ए, मतलब यहां से ये वाला वेक्टर। तो क्या लिख दूं, डायरेक्ट 3 मीटर लिख दूं, 3 मीटर आई लिख देता हूं। बहुत बढ़िया। ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर। डायरेक्शन देखो किधर है, ये वाला डायरेक्शन। अच्छा, ये जो है ना y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, तो y के तरफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा j। अब बच गया बीपी, बीपी बताओ कितना होगा, बीपी, बीपी हो जाएगा 5 मीटर के। डिस्प्लेसमेंट का नाम सुने हो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो O से चल गया P, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, OP न हो गया, OP मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, OP। तो बताओ, तो ये OP बराबर कितना होगा, OP बराबर क्या होगा, OP बराबर क्या होगा। तो लिख दें OP इज इक्वल टू, OP इज इक्वल टू, ये वेक्टर बोले तो ये OA प्लस AB प्लस BP। समझ में आया बात, OA प्लस AB प्लस BP। तो ये हो जाएगा 3
आई मीटर को छोड़ देता हूं मैं, ये हो जाएगा 4J और ये हो जाएगा 5K। इस प्रकार से O से लेके P तक का डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। समझ में आई बात? मजा आया? फील आई? फील 3I 4J 5K, 3I 4J 5K टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। OP बराबर 3I 4J 5K। तो देखते हैं अगला क्या है। आप थोड़ा पोजीशन वेक्टर का आइडिया ले लेते हैं। जब पोजीशन वेक्टर का आइडिया मिल जाएगा तो आराम से हम लोग यूनिट वेक्टर को उसमें मिक्स करके सवाल बनाएंगे ढेर सारा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट को छोड़ो अभी। ये अगर पोजीशन वेक्टर P है, अगर ये पॉइंट P है, यहां O है, तो O से मिलाएंगे P को, O से एक लाइन मिलाएंगे P को, तो हो जाएगा OP। पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम जानते हो क्या है? पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम है रेडियस वेक्टर। यानी इस OP को बोलेंगे, ध्यान से समझना क्या बोलेंगे, OP को बोलेंगे, देखो O से देखेंगे P को तो OP बनेगा। अच्छा, P का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में यानी विथ रिस्पेक्ट टू O बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू O बोलेंगे। ध्यान से समझना, P का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में OP को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। फील आ रही है? विथ रिस्पेक्ट टू O का मतलब O पर बैठ के, हमको O पर बैठ जाना है, O पर बैठ के देखना है कि P किधर है, तो OP ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, यही है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी पॉइंट का लोकेशन को बताता है, 2D प्लेन में या 3D यानी स्पेस में, यानी किसी प्लेन में या स्पेस में किसी पॉइंट के लोकेशन को बताता है। जैसे P का लोकेशन O से देखेंगे तो OP हो गया, लेकिन इसी P का लोकेशन बोलता है यहां से दिखाओ तो क्या होगा भाई? इसको हटाते हैं। इसी P का लोकेशन अगर बोलता यहां से बताओ क्या होगा? यहां से, अच्छा बोलते ये O डैश पॉइंट है तो बोलते ये O डैश P हुआ, तो O डैश P को क्या बोलेंगे? O डैश P को, O डैश P को ही P का ही पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, लेकिन O डैश के रिस्पेक्ट में। तो ये O डैश P हो गया P का पोजीशन वेक्टर O डैश के रिस्पेक्ट में, और OP का मतलब हुआ P का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ सेम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा कि कहां से देखा जा रहा है। यहां से देखेंगे तो ये होगा, यहां से अगर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर लगेगा अच्छा इधर है, और यहां से देखेंगे तो अच्छा लगेगा इधर है। तो इसका मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव क्वांटिटी होता है, वो डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना वो ऑब्जर्वर हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू O तो यहाँ O हुआ ऑब्जर्वर, और विथ रिस्पेक्ट टू O डैश बोलेगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश बोले तो यहाँ ऑब्जर्वर हुआ O डैश, और O विथ रिस्पेक्ट टू O बोले तो यहाँ ऑब्जर्वर हुआ O। समझ में आया बात? इसका मतलब पोजीशन वेक्टर एक रिलेटिव क्वांटिटी है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पोजीशन वेक्टर को कहां से किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। WRTO मतलब W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट, और T मतलब तो टू है ही, तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सम्मान के साथ, ऐसे नहीं बोल रहा। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष में, मतलब रिलेटिव में, यानी O के रिलेटिव, और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार मत बोल देना। रिलेटिव का मतलब हुआ, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, यानी O डैश के तुलना में P को देखा जाए तो ये हो जाएगा, और O के तुलना में P को देखा जाए तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पोजीशन वेक्टर को हम 2D फॉर्म और 3D फॉर्म में सजाएंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। देखते हैं ये 2D क्या है, 3D क्या है। 2D फॉर्म बोले तो D मतलब डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन बोले मतलब इसमें 2 कोऑर्डिनेट होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट लिया P,
और इस P का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट x है, दूसरा कोऑर्डिनेट y है। और अगर हम P से बात करें तो ऐसे हो गया OP वेक्टर, ये हो गया मेरा OP वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब हुआ, समझने का कोशिश करोगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखो यहां से यहां से यहां से यहां को हम लोग, इसको हम A बोल देते हैं, इसको हम P बोल देते हैं। तो इसको बोले AP वेक्टर, OA वेक्टर या AP वेक्टर। तो एक बात बताओ, तो OA बराबर क्या होगा? O से लेके A तक क्या होगा? अगर ये XY है, इसका कोऑर्डिनेट अगर XY है, तो इसका मतलब पता है कि ये दूरी होगा x, और ये वाला दूरी होगा y। ये दूरी x होगा और ये दूरी y होगा। ये x, ये y, x एक्सिस की तरफ x और y एक्सिस तरफ y। समझ में आ रहा है बात? यही वाला y है, यानी ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, यानी ये x और ये y। तो OA बराबर लिखेंगे, O से लेके A बराबर लिख देंगे, x हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हुआ I, एक्स आई। बहुत बढ़िया। AP बराबर क्या लिखेंगे? AP बराबर, AP बोले तो AP बोले तो वाई जे। तो OP बराबर क्या होगा? OP वेक्टर बराबर, OP वेक्टर बोले तो ये वेक्टर, तो ये वेक्टर बराबर क्या होगा? OA वेक्टर, OA प्लस AP। तो कुल मिला के OA को लिख दूंगा XI और AP को लिख दूं YJ। एकदम आराम से धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, ताकि तुमको धीरे लगेगा तो वीडियो का स्पीड कर लेना, 1x से 1.5x 2x कर लेना। धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि फील आएगी, आराम से समझोगे। अरे एक ही बार तो समझना है, उसके बाद तो जितना स्पीड से पढ़ना चाहोगे पढ़ोगे। जब मैं कार चलाना सीख रहा था, तो इसको याद कर लेना, जब मैं कार चलाना सीख रहा था तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया, सर आराम से चलाइए, आराम से, स्पीड तो अपने आप हो जाएगी। समझ में आया बात? बोला जैसे गियर ब्रेक एक्सलरेटर पे आपका कंट्रोल होगा, स्पीड गाड़ी अपने आप पकड़ लेगी। तो वही है कि आराम से आहिस्ते आहिस्ते इसलिए पढ़ा रहा हूं, ताकि तुझे कॉन्सेप्ट पर कंट्रोल आ जाएगा, उसके बाद स्पीड तो अपने हो जाता है। हाँ, समझ में आया बात? ये हुआ OP वेक्टर। अब अगर तुमको पूछे कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कैसे बताओगे? OP वेक्टर मतलब क्या हुआ? ये दूरी, ये, इसको ठीक से समझो ना। देखो OP को समझा करो, ये है x और ये है y, और यही ना मेरा OP है। OP यहां से यहां OP है। तो पढ़े नहीं हो पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, पढ़े हो ना? OP स्क्वायर यानी ये वाला लंबाई का स्क्वायर बराबर ये वाला लंबाई का स्क्वायर प्लस ये वाला लंबाई का स्क्वायर। सही है? तो OP बराबर क्या हो जाएगा? यही ना OP हुआ, यही हुआ OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ। तो OP वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बन जाएगा मेरा OP वेक्टर। क्लियर है? बढ़िया से, एकदम तबीयत से फिर से समझाता हूं मैं। अगर ये x है और ये y है, तो सीधा सीधी OP बराबर लिख दोगे XIYJ, बस झंझट ही खत्म। समझ में आ गया होगा? यस, फील आ गई सर, क्योंकि ये x है और ये y है, तो XIYJ कर दिया, दिमाग नहीं लगाना है। और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब I में जो रहेगा उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, और J में जो रहेगा उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर कर दिए। एक छोटा सा नमूना देख लो कि कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ही मान लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 3 4। अब तुमको बताना है OP बराबर क्या होगा। जल्दी से बताओ OP बराबर क्या होगा? OP बराबर व्हाट? कितना? 5। ध्यान रहे, ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे?
ये एक वेक्टर पूछा गया है, मैग्नीट्यूड फटाक से मत बोल देना। ओपी का मतलब हुआ ये वाला वेक्टर हुआ ओपी, और ये ओपी में 3 है 4 है, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो। ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i यस प्लस 4j। दिमाग ज्यादा मत लगाओ, दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x में 3 और y, यानी यही ने मेरा x हुआ और यही ने मेरा y हुआ, तो 3i 4j कर देंगे। और बोलेगा ओपी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या बोलेंगे 3 स्क्वायर अच्छा प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आया बात। इसी को बोलते हैं 2D फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे इसको 2D फॉर्म, यानी 2 डायमेंशन फॉर्म, यानी x और y है खाली। तो क्या इसी प्रकार से 3D भी बना सकते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल फॉर्म बिल्कुल बना सकते हैं। तो 3D फॉर्म हम देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है, और उसके बाद सब एक साथ आएगा तो मजा आएगा। पेशेंस रख के पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। यस, एकदम आराम से फील आ जाएगा तुझको। देखो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, और यहां से हम मिलाए तो ये मेरा OP हो गया। समझ में आ रहा है बात। इसको क्या बोलेंगे OP। OP। अब इस OP को क्या लिखेंगे तो बहुत आसान है, अभी तो तुरंत बताए थे। यहां से यहां हम मान लेते हैं OA है, और यहां से यहां हम मान लेते हैं AB है, और यहां से यहां मान लेते हैं BP है। तो OP बराबर OP इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BP वेक्टर। वेरी गुड। तो OP को अगर OP बोलते हैं तो OA को क्या बोलेंगे XI बोल देंगे। वेरी गुड। और AB को क्या बोल देंगे, AB को YJ बोलेंगे। तो XI YJ प्लस BP को क्या बोलेंगे, BP को क्या बोलेंगे BP, दिस इज BP। वेरी गुड। ZK यस। उसी प्रकार से अगर हम बोले OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। किसका लेंथ, O से P वाला वेक्टर का। बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट क्या करेंगे रूट कर देंगे, और आई में जो गुणा रहेगा ना उसको कोफिशिएंट ऑफ आई बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर वेरी गुड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से ओपी का मैग्नीट्यूड आ गया। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओगे। और ये तो बहुत आसान है, अगर कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा एक्स वाई जेड। देखो ट्रिक, देखो ट्रिक ये आया कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x हो, y हो, z हो, तो OP बराबर XI YJ Z के। बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा XI YJ Z के। एक छोटा सा सवाल फील लेने के लिए हम लोग करते हैं, छोटा सा सवाल। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये OP बराबर क्या होगा, इस OP का मान क्या होगा, OP वेक्टर बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, ट्रिक बताए थे। देखना है ये x है और ये y। देखो ये x मेरा है, यही मेरा y है, यही मेरा z है, तो क्या लिखते थे XI YJ Z के। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे 3i वेरी गुड प्लस 4j प्लस 5k। यही तो हो गया OP। अब बोलेगा OP का मैग्नीट्यूड भी बता दो। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आएगा, बहुत आसान है, बताए थे मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ये 3i है ना, तो 3 स्क्वायर करेंगे, इसको 4 स्क्वायर करेंगे, और इसको 5 स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16 प्लस 25, और सब मिला के देखेंगे तो 16 9 25 25 50।
50 और इसको बोलेंगे 5√2। फील आ रही है, फील क्या आना है, ये एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स आई वाई जे जेड के 3 4 5 है ना, 3i 4j 5 के। बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं इसमें। अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत शानदार चीज कॉन्सेप्ट, एकदम दिल वाली बात समझाओ, दिल वाली फीलिंग समझाता हूं, एकदम आराम से देखना, एकदम आराम से देखना। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट रहा P और P के एक्स वाई रहा कोऑर्डिनेट, और ये रहा पॉइंट O, तो O से मिलाएंगे P को तो OP बन जाएगा। तो इस OP को हम R वेक्टर बोल देते हैं। OP बराबर क्या मान लिया, R वेक्टर मान लिया। कोई टेंशन तो नहीं ना कि OP को सर R क्यों मान लिए, बिल्कुल नहीं। तो OP बराबर R हो जाएगा, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, XI, बहुत अच्छा, प्लस YJ। तो अब बोलेगा कि R का मैग्नीट्यूड बताओ, R का मैग्नीट्यूड मतलब OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड x² प्लस y², ये सब सीख गए हम लोग, अंडर रूट, यानी R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x² प्लस y² का रूट बन जाएगा। ये समझ में आ गई बात। यहां पर एक बात तुमको सिखाना है, क्या सिखाना है, ये वेक्टर का हम चाहते हैं ये एंगल निकालना है। एक्स एक्सिस से मान लेते हैं अल्फा एंगल है और वाई एक्सिस से मान लेते हैं बीटा एंगल है। तो एक बात बताओ, ये कॉस अल्फा बराबर क्या होगा और कॉस बीटा बराबर क्या होगा, ये बताना है। कॉस अल्फा बराबर क्या होगा और कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो अलग अलग से समझा देता हूं एक एक करके। कॉस अल्फा को अगर हम समझेंगे तो ऐसे समझेंगे, देखो ये आर है और ये अल्फा है, और ये तो क्लियर है कि x होगा, ये वाला क्या होगा, x होगा, और ये वाला क्या होगा, y होगा। ये अगर y होगा तो ये भी y हो जाएगा। तो ये वाला मेरा क्या होगा, x हो जाएगा, नहीं ये वाला x होगा और ये वाला y हो जाएगा। तो cos अल्फा बराबर क्या होगा, x बटा r की y बाय r। बहुत क्लियर है। cos अल्फा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण b बटा h, क्लियर है ना, x डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि cos बीटा बराबर क्या होगा, इसके लिए अलग फोटो बना लेता हूं। देखो ये फोटो ऐसे है, y इधर है, ये वाला लाइन इधर खींच दिए और ये वाला लाइन इधर के लिए, o यहां खींच दिए, p यहां खींच दिए, इसको क्या बना दिए, y, इसको क्या बना दिए, x बना दिए, और इसको क्या बना दिए, बीटा। तो cos बीटा बराबर क्या होगा, cos बीटा के लिए ये हुआ आधार, ये हुआ लंब, और ये हुआ कर्ण, ये हुआ b, ये हुआ p, ये हुआ h। ये h बराबर r है ऑलरेडी, ये बराबर r है। तो cos बीटा बराबर क्या होगा, अच्छा y बाय r हो जाएगा, y बाय r, ये एंगल निकलता है। यानी cos अल्फा बराबर x बटा r, cos बीटा बराबर y बटा r। जहां जहां वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर क्या है, एंगल है। एंगल कौन सा एंगल, एंगल मेड बाय आर। कहां से एंगल बनाएगा, अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, विथ एक्स एक्सिस, एंड बीटा बराबर क्या है, वाई एक्सिस। यानी अल्फा है एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल और बीटा है वाई एक्सिस से बनाया गया एंगल। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। यानी अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा एंगल बताओ, तो एंगल निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, जब तक
क्या बोलते हैं, जब तक स्मार्ट न बनो तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ढेर सारा सवाल सीट में दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर में देखोगे, धीरे 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 उस्ताद बन जाओगे। टेंशन नहीं लेने का। देखता हूं अगला कॉन्सेप्ट। अब दो छोटा छोटा दिल वाली बात थोड़ा सा और कर लेते हैं, जब कर ये लिए हैं तो। लास्ट लेक्चर में बताए थे, इसको याद है तुमको, एक ट्रेंगल, बड़ा खूबसूरत ट्रेंगल बताए थे, 3 4 5 वाला। ये अगर 3 हो जाए और ये अगर 4 हो जाए और ये अगर 5 हो जाए तो तीनों में बहुत ही सुंदर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है तीनों में भाई? तीनों में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? सबसे बड़ा साइड कौन है? सबसे बड़ा साइड है 5 है, तो 5 के सामने वाला एंगल होगा सबसे बड़ा 90 डिग्री। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 3 है, 3 के सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला एंगल होगा 53 डिग्री। इसको याद कर लेना। इसको याद कर लोगे ना, बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। अगर उसी में ऐसे रहता तब, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर यहां होता 3 और ये होता 4 और ये होता 5, तो बोलो 90 यानी 33 डिग्री, 37 और 90 में सजाना है। बोलो तो इसके सामने वाला ये कितना होता? इसके सामने वाला ये कितना होता? ये होता 90। इसके सामने वाला ये कितना होता? 37। और इसके सामने ये वाला कितना होता? 53 डिग्री। तो ये सब जब याद रहेगा ना तो सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। एक छोटा सा सवाल बना के देखते हैं। ये इसमें तुम ये चीज लिख सकते हो ना। अगर तुमको बोलेगा साइन 37 डिग्री का मान, साइन 37, कॉस 37, टेन 37, ये सब तो वैल्यू आता होगा। साइन 53, कॉस 53 और टेन 53, ये सब को याद रखना है हमेशा, जिह्वा पर, जीभ पर रखना है हमेशा, तो सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। साइन 37 बराबर देखो तो, या तो ये या कोई भी ट्रेंगल ले लो। साइन बराबर क्या होता है? साइन में इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। अगर 37 लेंगे तब, तो साइन 37 बराबर क्या होगा? अच्छा 3/5 हो जाएगा, 3/5। और कॉस 37 बराबर 4/5। समझ में आ रहा है? और टेन 37 बराबर 3/4। और ये बाकी 3 जो है व्हाट्सएप पर फोटो इसका खींच के क्या तुम बनाए हो भेजोगे। पक्का ना? पक्का? पिंकी प्रोमिस? पक्का भेजोगे। तो एक सवाल हम लोग देते हैं, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, देखो, बोलेगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई पॉइंट P है और ये 3 है 4। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो लाइन है ना OP वेक्टर, यहाँ R हुआ ना, R, फाइंड एंगल मेड बाय R विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी अल्फा एंड बीटा निकालना। निकलेगा? निकलेगा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। यहां सबसे पहले R का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। बोलेगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक। R बराबर हुआ 3i प्लस 4j, फाइंड एंगल मेड बाय R विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नंबर 1 में ऑप्शन है 37 डिग्री, 53 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 90 डिग्री। डी यहां देता हूं, नहीं, डी में 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के बताओ, बहुत आसान है। क्या करोगे? ये आर है, अगर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दोगे। पक्का? यस। इसका आंसर जो होगा क्या होगा बता सकते हो? बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। ये तो क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है? कि 3 है। इसका मतलब ये वाला 3 है, नहीं ये वाला 3 है
अब 4 मतलब ये वाला 4 है। अच्छा, ये 3 है, ये 4 है, तो पक्का ये 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है, एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा था। एक झटके में जवाब दे देगा। कितना होगा, 4 के सामने वाला कितना होगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो एंगल तुरंत निकल जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझते। मेथड नंबर 1 तो मेथड नंबर हुआ ट्रिक से तुरंत बन गया, ट्रिक से तुरंत बन गया। मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर करेंगे, एक्स बाय आर। कॉस अल्फा बराबर एक्स बाय आर होगा, तो एक्स के जगह यहां कितना है, 3 है, और आर का मैग्नीट्यूड यहां कितना ले आएंगे, आर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और कुल मिला के कितना आएगा, 9 प्लस 16 25, यानी 5 आ जाएगा। तो 3/5 हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा बराबर 3/5। अब कॉस अल्फा बराबर 3/5, तो इसका मतलब हुआ कि यही ना हो जाएगा, कॉस 53 ही ना 3/5 हो जाएगा। कॉस 53 यहां से देखो, कॉस 3/5 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। एकदम मस्त क्लियर है। एक छोटा सा सवाल और देता हूं तुमको टेस्ट करने के लिए, है ना। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है, जैसे बोलेगा कि फाइंड एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, कैसे बनाएंगे। तो दो तरीका है बनाने का। पहला मेथड जो है, पहला मेथड है हमारा ट्रिक से। ट्रिक क्या बताए थे, तो आर बराबर मेरा दिया हुआ है आई प्लस √3j दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। निकालने आता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बिल्कुल। आई में गुना क्या है 1, तो 1 स्क्वायर कर देंगे, और जे में गुना क्या है √3, तो √3 स्क्वायर कर देंगे, और उसका ले लेंगे रूट। तो ये 1 वाला तो 1 आया, और √3 वाला 3 आया। इस प्रकार से ये 4 आ जाएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस अगर बोलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि हमको कॉस अल्फा निकालना है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। तो x बराबर यहां कितना है, 1 है। अच्छा, और r इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू याद कर लेना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 1/2, इसको याद कर लेना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसी को हम लोग 60 डिग्री कहते हैं। समझ में आई बात। ये हुआ मेथड नंबर 1, पहला समझ गया। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में कैसे करेंगे, मेथड नंबर 2 में डायग्राम का सहारा लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। तो डायग्राम में सहारा क्या लेंगे, आई के तरफ जाएंगे 1 और जे के तरफ जाएंगे √3, आई के तरफ जाएंगे 1 और जे के तरफ जाएंगे √3, और इस प्रकार से जो पॉइंट मिलेगा वो ये हो जाएगा मेरा आर वाला वेक्टर। आया समझ में, ये वाला आर हो गया, यानी ये अगर √3 रहेगा तो ये भी √3 हुआ। और आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और आर का मैग्नीट्यूड नहीं भी निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। आर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं, 2 है, ये है 2 बराबर आर है, यानी आर का मैग्नीट्यूड बराबर 2 है। ये आर बराबर 2 है। तो हमको ये अल्फा और ये बीटा इन चाहिए। अल्फा ही तो खाली चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा की तो जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ऐसे कर दे। तो पहला तरीका है कि अगर हम कॉस अल्फा लगाते, कॉस अल्फा अगर लगाते इसमें, तो आता आधार बटा कर्ण 1/2 आता डायरेक्ट यहां से। तो 1/2 आता तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया।
एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका होता है इसमें हम लगाते हैं, देखो ये मान लेते आर नहीं निकालते तो टेन अल्फा भी तो लगा सकते हैं, मेथड नंबर 3, यानी 10 लगा के भी यूज कर सकते हैं। 10 अल्फा बराबर √3/1, 10 अल्फा इज इक्वल टू √3/1 कर सकते हैं। अच्छा 10 अल्फा बराबर √3, ये सब मान अभी याद हुआ है कि नहीं? अल्फा बराबर तब हो जाएगा 60 डिग्री, नहीं हुआ है तो याद है, याद कर लेना। बेसिक मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर देखोगे और उसको याद कर लोगे। क्लियर है? ये हुआ एक तरीका। अब तुमको एक ऐसे सवालों में लेके चलता हूं जहां कॉस अल्फा से तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, तो उस सवाल को देखना चाहोगे? देखो एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। देखो हम लोगों के सीट का 49 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत सुंदर। द एंगल दैट द वेक्टर ए बराबर 2i + 3j मैक्स विथ y एक्सिस, ध्यान से देखना किसके साथ एंगल लेना है? y एक्सिस के साथ लेना है। क्या होगा इसका ऑप्शन? कॉस के टर्म में तो भी है और साइन के टर्म में भी है, टेन के टर्म में भी है। कैसे इस होशियारी से सवाल को बनाएंगे? इसका मेथड नंबर 1 देखते हैं, कई सारे मेथड से इसको बना सकते हैं हम लोग। मेथड नंबर 1 जैसा कि हम लोगों ने सीखा था उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर वहां आंसर नहीं मिला तो बोलता है ना, जिस रास्ते से गुजर जाएंगे वापिस नहीं आएंगे, थोड़ा सा तुमको कसरत करना पड़ेगा इस मेथड में। दूसरा मेथड इजी बताऊंगा, फटाफट बन जाएगा। क्यों ऐसा सोच रहा हूं मैं? देखो कॉस में ही भी आंसर है और ऑप्शन है, साइन में और टेन में, तीनों में ऑप्शन है। तो इसका मतलब इस बार हरफनमौला के खिलाड़ी की तरह सिर्फ कॉस ही नहीं, कॉस साइन और टेन तीनों पर ध्यान देना है हमारा। तो मेथड नंबर 1 में बोलते हैं, जैसे कि y एक्सिस से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, तो कॉस बीटा अगर हम लिखते तो क्या लिखते? तो लिखते 3/a का मैग्नीट्यूड लिखते, कॉस बीटा बराबर ये y बटा a लिखते। तो a तो मालूम नहीं है, तो a कैसे निकाल देंगे? तो a यहां पर बगल में निकाल के रख देता हूं मैं। a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a² प्लस 3a², 4 + 9 13, 13 आ जाएगा, यानी 3/√13 आएगा। ये कॉस बीटा होगा, यानी कॉस बीटा यानी बीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/√13। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तो क्या करोगे? इसको बंद कर दोगे? यहीं बंद नहीं करना है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कॉस को हम साइन में बदलते हैं, टेन में बदलते हैं, बदलने आता है, उसी चीज को सीखना है, बढ़िया से सीखो। अब क्या करेंगे? को हम ट्रायंगल बना दिए इससे, और ये एंगल को हमने बीटा ले लिया, बहुत बढ़िया। कॉस बीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हुआ, तो इसका मतलब ये 3 आ गया और ये 13 आएगा। अच्छा बताओ, ये √13 होगा, ये 3 होगा, तो ये कितना होगा? तो ये पता है ना, ये स्क्वायर जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये बराबर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का रूट, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो 13 - 3 9, तो 4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। ये कैसे हो गया? इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, 13 का √13 का 13 आ जाएगा, 9, 13 से 9 गया 4, 4 का रूट करेंगे तो ये समझ में आ रहा है, छोटा छोटा चीज। ये और ये मालूम है तो ये मालूम कर लेंगे। दिक्कत हो रहा होगा तो भेजना व्हाट्सएप पर, न्यू मैसेज करना, बता दूंगा। क्लियर है? तो अब देखो कॉस बीटा तो आ गया, हम साइन बीटा करके देखते हैं ना। साइन बीटा, साइन बीटा में क्या आता है? साइन बीटा अगर करेंगे तो 2/√13 आ जाएगा। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब बच गया टेन बीटा करके देखते हैं। टेन बीटा, टेन बीटा अगर करते तो क्या आता है? टेन बीटा मतलब लंब बटा आधार, 2/3 आ जाएगा। अच्छा तो अच्छा 2/3 यहां पर है, यानी बीटा इज इक्वल टू बात करेंगे तो टेन इनवर्स 2/3 आएगा, यानी ये ऑप्शन हो गया, टेन इनवर्स 2/3।
ये तो हुआ एक मेथड, जो मेथड हम बताए थे तुमको। और दूसरा मेथड बताए थे ना, थोड़ा सा अकल लगाना है, रिप्रेजेंट करके देखते हैं। मेथड नंबर 2, ध्यान से देखिए, एक झटके में इसको उठा के पटक देगा तुरंत। तो पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और ये वेक्टर देखो आई की तरफ कितना जाएंगे, 2 जाएंगे। तो आई की तरफ 2 चले जाओ, आई की तरफ 2 ले लो, और जे की तरफ 3 ले लो, जे की तरफ 3 ले लो। इधर हुआ वाई एक्सिस, इधर हुआ एक्स एक्सिस, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे ऐसे किए और ऐसे ऐसे किए, और ये मेरा ओ हुआ, और ये वाई एक्सिस वाला एंगल पूछ रहा है, ये बीटा, इसी को बोलते हैं। अगर ये 2 है तो ये इसके सामने वाला ये कितना होगा, ये भी 2 आएगा। ये 3 है और ये 2 है। तो टेन बीटा वाला देखते हैं निकलता है कि नहीं। टेन बीटा अगर करेंगे तो पता है ना, ये लंब होगा और ये आधार होगा। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब आता ही होगा ना। टेन बीटा इज इक्वल टू बोले तो अच्छा 2/3 हो जाएगा, वही आया। टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 आंसर होगा। तो ये समझ में आया एंगल कैसे निकालेंगे। यस, वो तो हम लोगों ने 2D में बात किया है, अब 3D में बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, यानी अगर वेक्टर में एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ रहे, तो वैसे सिचुएशन में वो वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से अगर बीटा एंगल बनाए, और जेड एक्सिस से अगर गामा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा बना देते हैं, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना देते हैं, और एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना देते हैं, अल्फा, ये एक्स एक्सिस से अल्फा। अब मुझे ये देखना है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आर बराबर पता है ना, वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर, ये ओपी को हम आर बोल देते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी बोलते थे, इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं कि है दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, यस एक्स आई, वेरी गुड, वाई जे, ये भी सही है, जेड के, फील आ रही है, फील, एक्स आई वाई जे जेड के। अब मुझे देखना है कि एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा, वाई एक्सिस एंगल कितना होगा, जेड एक्सिस से कितना होगा। ये तो 3D में है ना, दिख नहीं रहा है, तो इसको दिखने के लिए हम फोटो बना रहे हैं। देखो, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, और हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, अल्फा एंगल उसमें दिख नहीं रहा है, हम इसमें दिखाते हैं तुमको। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, मतलब क्या करना है, मतलब है इधर से लाइट डालना है, लाइट इधर से एकदम लाइट डालना है। फील कराता हूं थोड़ा सा, तो ये वाला एक्स कंपोनेंट होगा मेरा, और ये दूरी आर हो जाएगा, इसको भी आर लिख देता हूं मैं। तो अब बोलो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय आर। समझ में आ गया सर। उसी प्रकार वाई एक्सिस से बीटा बनता है, तो वाई एक्सिस कर देता हूं मैं, ये लिया वाई एक्सिस और ये लिया वेक्टर आर, और ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा वाई, और इधर से लाइट डालेंगे ऐसे। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर हो जाएगा। फील आ रही है, फील इस प्रकार से, दिखता नहीं है, इसी प्रकार से मान लेते हैं एक्स एक्सिस से अल्फा बन रहा होगा, वाई एक्सिस से मान लेते हैं बीटा बन रहा होगा, जेड एक्सिस से हो सकता है गामा बन रहा हो। जेड एक्सिस से भी दिखा देता हूं मैं, मान लेते हैं ये है जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस से ये आर है, और मान लेते हैं ये गामा एंगल बना रहा है, तो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर में इधर से लाइट डाल देंगे। समझ में आया बात। तो ये वाला मेरा जेड हो जाएगा,
तो कॉस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो कहने का मतलब टेंशन नहीं लेना है, कैसे याद करना है उसको समझा देता हूं। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ आर का मैग्नीट्यूड तो सीख गए थे, आर का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा था बच्चा, ये और ये एक ही चीज है, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, ये सब समझना जरूरी है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, तो कुल मिला के क्या आया, cos अल्फा बराबर एक्स बाय आर, cos बीटा बराबर y बाय आर, ये y था, cos गामा बराबर z बाय आर। क्लियर है, तो देख लिए ना, r इज इक्वल टू क्या है, फाइनल देखना है, r इज इक्वल टू देखना है फाइनल एक्स आई वाई जे जेड की, ये हुआ मेरा r। तो r का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट। तो उस प्रकार से कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स बाय आर, कॉस बीटा को क्या बोलेंगे, वाई बाय आर, और कॉस गामा को क्या बोलेंगे, जेड बाय आर। समझ में आया बात, जहां कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर ऑल्सो कॉल्ड, यस, डायरेक्शन कोसाइन, इनका नाम डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आ गया, इसका एक चीज है जो घर में प्रूव करके दिखाना, तो फोटो बना के भेजना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है घर में। उसके बाद इसको भी प्रूव करके भेजना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या चीज का होमवर्क है, इसको प्रूव करके बताना है कि कैसे हुआ। बहुत आसान है, कॉस अल्फा की जगह रख दोगे एक्स बटा आर, उसका स्क्वायर कर दोगे, वाई बाय आर उसका स्क्वायर करोगे, जेड बाय आर स्क्वायर कर दोगे, सबको करोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा अपने आप। और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा करके भेजोगे ना, पक्का ना, पिंकी प्रोमिस, पक्का। ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल क्या करना है, डायरेक्शन को साइन बताना है, डायरेक्शन को साइन। तो सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया होगा, बिल्कुल। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये बराबर कितना आएगा, जोड़ जार करो, कितना आएगा, 50 आ जाएगा। यानी इसको लिखेंगे 25 दूना 50, 5√2 आ जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे बोल रहा है कि कॉस अल्फा बताओ, डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा कॉस गामा बीटा कॉस गामा और ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। पहले दे दिया हमें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाय आर। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कितना होगा 3 और आर की जगह 5√2। समझ में आया, यही हुआ डायरेक्शन कोसाइन। उसी प्रकार से कॉस बीटा, बी डायरेक्शन कोसाइन हुआ, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, और y की जगह 4 और r की जगह 5√2। उसी प्रकार से कॉस गामा, कॉस गामा क्या होगा, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाय आर, और z इज इक्वल टू मेरा यहां पर 5 है, और 5/5√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया। क्लियर हो गया, इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा।
बोलेगा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो यहां अगर बोलता है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा तो अल्फा बराबर क्या बोल देते, कॉस इनवर्स 3/5√2। अगर बोलता है बीटा बराबर बताओ तो बीटा बराबर बोल देते कॉस इनवर्स क्या कर दे यहां पर 4/5√2। और बोलता कि गामा बताओ जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, अगर पूछता एक्स एक्सिस एंगल, वाई एक्सिस एंगल, जेड एक्सिस एंगल, तो क्या बोलते कॉस इनवर्स 5/5√2। बढ़िया है। कहने का मतलब है यहां पर जो मेरा ये वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये वेक्टर आर है, और यही वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है, और उस सब का वैल्यू आया, यानी ये अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू लिया है। यहां पर तो बोल रहा था डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ना हो जाएगा ये। मजा आ रहा है, फील आ रही है, फील, यस सर आ तो रही है। इसको भी फटाफट बना लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन फटाफट क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेंगे, क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है पहले। यहां से यहां पर माइनस, तो यहां माइनस लिख दें, कभी नहीं, माइनस भी रहेगा ना तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा, यस। तो ये आ जाएगा 2 + 1 इस प्रकार से बन जाएगा 4 का रूट और ये बन जाएगा 2। तो क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो, कॉस बीटा = क्या होगा और कॉस गामा बराबर क्या होगा, यही तो डायरेक्शन कोसाइन हुआ। कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, x/r, और x के जगह यहां पर क्या है √2 है और r के जगह क्या है 2 है, यानी कुल मिला के 1/√2 आया। कॉस बीटा = y/r, बहुत बढ़िया, y के जगह कितना है 1 है और r के जगह कितना है 2 है, ये r के जगह 2 है। कॉस गामा = z/r, z के जगह कितना है -1 है, सावधान -1, z/r, r बराबर 2। अगर बोलता कि अल्फा का मान कितना होगा तो बोलो, तो अल्फा का मान यहां से कितना आएगा, अपने कॉमन सेंस लगा, कॉस अल्फा बराबर 1/√2, तो अल्फा बराबर 45 ना हो गया, यहाँ जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा बराबर 1/, आप तो पता है कि नहीं 60 डिग्री होता है ये सब एंगल, पता है। कॉस गामा बराबर, अच्छा गामा बराबर 120 डिग्री, अगर पूछता तो ये भी बता देते। नेक्स्ट, बोल रहा है वीडियो को पॉज करना है, इसको बनाना है खुद से। एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करनी है, कौन सा सही होगा। अभी तुरंत बताए थे R = क्या होगा, R का मैग्नीट्यूड बराबर √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये कुल मिला के 2 आएगा, ये थे ना 2 1 3 1 4, 2 आएगा। कॉस अल्फा = अभी तुरंत किए हैं, ज्यादा नहीं करूंगा, खुद से ट्राई कर लेना है। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर ये जो है ना, ये एक ऊपर में टोपी लगा हुआ है, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर फाइंड सी, ये जो है ना यूनिट वेक्टर है, तो सी बताओ कितना होगा। एक बात जानते हो, यूनिट वेक्टर देखो समझ में आता है, ये इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्या है यूनिट वेक्टर है, लिखता हूं मैं एज ए इज ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, ए अगर यूनिट वेक्टर है
तो अपने दिमाग को दोहराओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड तब तो 1 हो जाएगा। इसी से तो सब बन जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो तुरंत बन जाएगा। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बनाओ। तो निकालते ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0.6 का स्क्वायर कर देंगे यहां से, प्लस 0.8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे, और इस प्रकार से यहां आ जाएगा 1। तो यहां 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 0.36, यहाँ 0.64 प्लस सी स्क्वायर, इस रूट को हटाएंगे तो दाएं तरफ जाएगा तो 1 स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 1 आएगा। अच्छा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, इसीलिए सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वीडियो को पॉज करना है, ये रहा होमवर्क, खुद से बनाओगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वेक्टर ये ए है, ध्यान से देखो, एक वेक्टर है +3 के, और दूसरा वेक्टर है ये 3i - 4j +5 के। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर इतना एंड इतना, इन दोनों में जोड़ेंगे, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों में एक वेक्टर आर जोड़ना है। एक वेक्टर आर जोड़ेंगे तो बराबर क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर को जो जोड़ेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट में कितना जोड़ देंगे कि जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस पता है क्या होता है? जे होता है। तो इस प्रकार से क्या आर का वैल्यू आ जाएगी? पक्का, श्योर। खुद से ट्राई कर लेना और आंसर मिला लेना। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।